गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। नमस्कार साथियों, रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो प्राइमरी सीटेट के पैटर्न पे या फिर यूपी टेट कॉलेज एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए एनसीईआरटी के पैटर्न पे मैं आप सबके लिए क्वेश्चन बैंक जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। आइए आज का पहला क्लास देखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है दोस्तों, सीडीपी का आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सीटेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट है, मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और प्लीज वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो कौन से कारक क्या दोस्तों, निम्न में से कौन से कारक अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं? तो कौन से कारक दोस्तों? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या फिर शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो कौन करते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभिप्रेरणा भी करता है दोस्तों, सामाजिक संदर्भ भी करता है दोस्तों, ठीक है, संवेग भी करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों, चारों है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा सामाजिक संदर्भ, संवेग तथा शिक्षा शास्त्रीय उपागम के सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अधिगम को आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों, अधिगम, अधिगम दोस्तों, अधिगम को आंतरिक, अधिगम को दोस्तों आंतरिक एवं बाह्य, बाह्य मतलब दोस्तों बाहर, ठीक है दोस्तों, बाहर के, बाह्य दोनों कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों कारक प्रभावित करते हैं, करते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिगम को दोनों, अधिगम को आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारक प्रभावित करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक समझिए। संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ, विद्यार्थियों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना चाहिए, जो प्रस्तुत किया गया है, जो पहले से ही ज्ञान है, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञान है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जो प्रस्तुत किया गया और जो पहले से ज्ञान है, उन दोनों संबंध स्थापित करने के अवसर पर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अध्यापन की व्याख्या विधि पर ही सीमित रहना चाहिए, नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, उन दोनों में संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों डेविड उसवेल, यहाँ प्लीज आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा दोस्तों। डेविड कौन है दोस्तों, डेविड उसवेल, डेविड उसवेल। ठीक है दोस्तों, डेविड उसवेल के अनुसार, डेविड उलवेल के अनुसार नए ज्ञान का निर्माण, नए ज्ञान का निर्माण दोस्तों हमेशा पूर्व ज्ञान, हमेशा पूर्व ज्ञान, हमेशा पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, आधारशिला पर होता है। आधार, हमेशा पूर्व ज्ञान के आधारशिला पर होता है। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, डेविड उजबेल के अनुसार, ये वैज्ञानिक है दोस्तों, डेविड उजबेल के अनुसार नए ज्ञान का निर्माण हमेशा पूर्व ज्ञान की आधारशिला पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आत्म परितोषण या फिर बाह्य अभिप्रेरणा, नहीं। जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा और जो अंदर से आए। ठीक है दोस्तों, आंतरिक मतलब जो अंदर से आए। जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है और जो अंदर से आए, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है दोस्तों, नगद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा, नहीं। रुचि बाह्य अभिप्रेरणा, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। जिज्ञासा और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या कर रहा है, घटक अभिप्रेरणा स्रोत सही रूप से युग्म है। तो क्या होगा, जिज्ञासा जो अंदर से आता है और आंतरिक अभिप्रेरणा जो अंदर से। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम का सामाजिक, क्या पूछा दोस्तों, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में की महत्व पर जोर देता है। तो किस महत्व पर जोर देता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पारस्परिक क्रियाओं, पुरस्कार और दंड, अनुवांशिकता या फिर अनम्य अटल शिक्षा शास्त्री उपागमों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पारंपरिक क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पारंपरिक क्रियाओं के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पारंपरिक क्रियाओं के द्वारा दोस्तों। ठीक है, मनोविज्ञान अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार दोस्तों, यहाँ आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिएगा। मनोविज्ञान, प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मनोविज्ञान अल्बर्ट कौन दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे, मनोविज्ञान अल्बर्ट
अल्बर्ट बंडूरा, कौन दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा थे। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम के लिए अधिगमकर्ता, अधिगम के लिए अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता एवं सामाजिक, ठीक है, सामाजिक वातावरण के बीच एक सतत अंतःक्रिया होना आवश्यक है। सामाजिक वातावरण के बीच सतत, क्या दोस्तों? सतत अंतःक्रिया होना आवश्यक है, आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक मनोविज्ञान अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम के अधिगमकर्ता एवं सामाजिक वातावरण के बीच सतत एवं क्रिया होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, हैंडराइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा दोस्तों? अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है? नहीं है दोस्तों। अधिगम एवं निष्क्रिय प्रक्रिया, इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। नहीं। भाव का अधिगम प्रक्रिया कोई प्रभाव नहीं होता है? नहीं। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं को सक्रिय और संलग्नता की जरूरत होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, प्रवीणता और अभिमुखी अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो किस तरह का होना चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभिमुखी होना चाहिए, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक होना चाहिए, अध्यापक प्रधान होना चाहिए, या सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए दोस्तों? सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं, क्या पूछा दोस्तों? प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्ययन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा क्रम दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। संकेत, चित्र, मूर्ति, सामग्री होगा? नहीं। चित्र, संकेत, मूर्ति, सामग्री, ये भी नहीं होगा। ठीक है, संकेत, मूर्ति, सामग्री, चित्र, ये भी नहीं होगा। मूर्ति, सामग्री, क्या होगा दोस्तों? मूर्ति, सामग्री, चित्र, संकेत। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या, क्या करें दोस्तों? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो किस प्रकार दोस्तों बढ़ाया जा सकता है? समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। इसमें दोस्तों समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बच्चों को बराबर यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चों को बराबर यह बोलने से कि वह अधिगम के योग्य नहीं है, किस संभावना को बढ़ावा देता है? तो किस संभावना का दोस्तों बढ़ावा देता है? बच्चों अधिगम के प्रति अनप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएंगे। ठीक, हाँ दोस्तों, ये सही है। अधिगम की गति तेजी आएगी? नहीं। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा? नहीं। बच्चे के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों अधिगम के अंत प्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें तत्पश्चात दोस्तों अधिगम प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक टिप्पणी अधिगमकर्ता के और अधिगम अभिप्रेरणा के नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पश्चात अधिगम प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक टिप्पणी और अधिगमकर्ता के अधिगम प्रेरणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों पहले ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, तभी कोई आंसर आपको समझ में आएगा। क्या कह रहा है दोस्तों? अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा? कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अब आप लोग बताइए। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है दोस्तों? नहीं है। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं? सही है, उसमें त्रुटियां भी होंगी, गलतियां भी होंगी और अप्रासंगिक भी होगी। ठीक है, अधिगम व्यक्ति और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है? नहीं। अधिगम चक्रीय रूप होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं। नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। आप लोग प्लीज वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो कौन सा मॉडल दोस्तों सुझाया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। केवल व्यावसायिक शिक्षा, अलगाववादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। समावेशी शिक्षा, क्या हो जाएगा दोस्तों? समावेशी शिक्षा। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा। केवल व्यावसायिक शिक्षा भी नहीं होगा, अलगावी शिक्षा भी नहीं होगा, सम्मिलित एकीकृत शिक्षा भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समावेशी शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप से, केवल मौखिक रूप से, केवल दृश्य रूप से, या फिर बहुत रूप से? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो दोस्तों, जल्दी जल्दी। केवल शाब्दिक रूप से, केवल दृश्य रूप से, या फिर केवल मौखिक रूप से? क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत रूप से, बहुल रूप से। ठीक है दोस्तों, ये बहुल है। ठीक है, बहुल रूप से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुल रूप से। केवल दृश्य भी नहीं होगा, केवल शाब्दिक रूप से भी नहीं होगा, केवल मौखिक रूप से, बहुल रूप से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार नियम 2009, ठीक है, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों का आरक्षण प्रावधान है। इन छात्रों को सफल और समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह से शिक्षा शास्त्र को इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक होना चाहिए? नहीं दोस्तों। अलगावात्मक भी होना चाहिए? नहीं। साम्यता पर आधारित होना चाहिए? इसमें दोस्तों साम्यता पर आधारित होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए? नहीं। ठीक है, तो साम्यता पर आधारित होना चाहिए। किसमें दोस्तों? साम्यता, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आधारित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, साम्यता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड़ज, गुड़ज वैफल्य सीध तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो सकता है दोस्तों? गति विषयक आवश्यकता से होगा? नहीं। दूसरों को प्रेरकों और इरादों को समझने में प्रभावित होगा? नहीं। सांगीतिक योग्यता से होगा दोस्तों? नहीं। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। यह हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सृजनात्मक, ठीक है दोस्तों, बच्चों में सृजनात्मक को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो किस प्रकार दोस्तों? अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के द्वारा? नहीं। लगातार अभ्यास और दोहरा कर? नहीं। केवल अनुकरण कर? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। भाषा एवं विचार, क्या दोस्तों? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की, ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करते हैं? सही है, भाषा को संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास और भाषा को निर्देशित करती हैं? नहीं। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध है? नहीं। संज्ञान भाषा के स्वतंत्र है? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। ठीक है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह। क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन को पकड़िए। चकित होकर बोली, वाह कितना बड़ा कुत्ता है। तो क्या बोले? कितना बड़ा कुत्ता है। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? आत्म सात्करण या फिर समावेशन का, प्रतीकात्मकता का, पदार्थ स्थायित्व का, या फिर अस्थगित अनुकरण का? तो किसका है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आत्म सात्करण और समावेशन का। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आत्म सात्करण और समावेशन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों द्वारा ही मापा जा सकता है दोस्तों? नहीं। ठीक है, बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवंशिक की कोई भूमिका नहीं है? नहीं। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता और अन्य क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है? नहीं। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है? सही है दोस्तों, यार क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए योग्यता से अधिक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देते हैं। लेव बायोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? तो कौन हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन हो सकता है दोस्तों? समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना? सही है। गलत जवाबों पर बच्चों को दंडित करना? नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना? नहीं। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप होना चाहिए? नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? समस्या के समाधान हेतु पद दर पद निर्देश देना। ठीक है, जैसे बच्चे कहीं भी गलती करते हैं तो आप उनको निर्देशित करिए, सही बताइए। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देशित करना होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। गलत जवाब बच्चों को दंडित दंडित करना चाहिए? नहीं। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे बिंदु पर अटक जाए तो उसमें संकेत और इशारे देना, यह सही होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी होगा। बच्चे कहीं भी अटक जाते हैं तो उनको उनको समझाइए, बताइए और इशारा करके बताइए। ठीक है, तो प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप होना चाहिए? नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या पूछा दोस्तों क्वेश्चन? आप एक अध्यापक हैं दोस्तों, आप एक क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गलतियों और अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो क्या होगा? सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो? सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो? नहीं। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें? नहीं। बच्चों के सीखने के तरीकों से संबंधित ना हो? नहीं। आकलन के अलग-अलग तरीकों पर आधारित हो? किस पे दोस्तों? आकलन के अलग-अलग तरीकों पे क्या हो? आधारित हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? तो कौन सा है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
जन्म से 2 साल या फिर 2 से 7 साल या फिर 17 से 11 साल या फिर 11 साल के ऊपर। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह, क्या पूछे? उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों? 17 से 11 साल। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17 से 11 साल। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अवस्था को 4 भागों में बांटा गया। इसके दोस्तों 4 भागों में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को 4 4 भागों में क्या किया गया दोस्तों? 4 यहाँ पे देखिए 4 भागों में बांटा गया। किसमें? 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, कौन-कौन? पहला संवेदी, आप लोग प्लीज़ यहाँ लिख लीजिएगा। पहला कौन है दोस्तों? संवेदी। ठीक है, आप लोग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। संवेदी या फिर गामक। ठीक है दोस्तों, संवेदी गामक कितने से कितने दोस्तों? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष बच्चे। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ पाक, प्राक। ठीक है दोस्तों, प्राक या पूर्व, प्राक या पूर्व सक्रिय अवस्था कितना होती है दोस्तों? 2 से 7 वर्ष। कितना दोस्तों? 2 से 7 वर्ष। और तीसरा जो होती है वह ठोस, क्या होती है दोस्तों? ठोस होती है, या फिर आप उसको मूर्त कह लीजिए। ठीक है, सक्रिय अवस्था होती है दोस्तों 7 से 11। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। वही चीज़ यहाँ पे पूछा पूछा गया, मूर्त सक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, मूर्त सक्रियात्मक कितनी होती है? 7 से 11 साल। और चौथा जो है दोस्तों, आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, चौथा जो है वह औपचारिक। कौन दोस्तों? औपचारिक। औपचारिक। ठीक है दोस्तों, औपचारिक यह कितने से कितने दोस्तों? 11 से 15 वर्ष। 11 से 15 वर्ष। ठीक है दोस्तों, कितने दोस्तों? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो कौन है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। कौन है दोस्तों? निकटस्थ परिवार। कौन है दोस्तों? निकटस्थ परिवार मतलब जो एकदम निकट हो, जो जो एकदम पास हो। ठीक है दोस्तों, जो एकदम पास हो। ठीक है, जो एकदम पास हो, निकटस्थ परिवार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में क्या होगा दोस्तों? बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को नहीं, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। किसको दोस्तों? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। किसी तरह के पाठ्यक्रम को समापन को नहीं, दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धति को नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्रिकेट पर क्या दोस्तों? क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं, तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्ता या फिर जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर प्रासंगिकता या फिर संबंधता या फिर जेंडर धमकी। तो किसका है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जेंडर पक्षपात। इसका दोस्तों जेंडर पक्षपात। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वायोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किस चीज का व्याख्या करता है दोस्तों? आनुवंशिक के विकास पर प्रभाव हो नहीं, संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो किसका दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे इस्तेमाल करने चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताएं। जिसमें संकल्पनों का प्रगतिकरण और जटिलता से सरलता की ओर हो नहीं, चिंतन को प्राथमिकता दें नहीं, जो विभिन्न संकल्पनों के बीच संबंध खोजने को महत्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन सी, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। ठीक है, या फिर जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करता है नहीं। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो किस चरण को दर्शाता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। प्रथा पूर्व चरण। कौन दोस्तों? प्रथा पूर्व चरण। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथा पूर्व चरण। अमूर्त सक्रियता चरण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा होती है केवल मूक श्रवण प्राथमिकता देता है, ठीक है दोस्तों, या फिर अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है? तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। अंक उन्मुख होता है? नहीं। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित करता है? नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।